सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली, आपका नाम क्या है? अरे ममता जी, पहले नमस्कार कर लूं। ममता जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और अब आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ। वो तो बता दिया आपने, पर आप ये क्यों पूछ रही थी? यही तो सवाल है कि क्यों पूछ रही थी। कि मैं जानना चाह रही थी कि आप चौंकिए कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा। हम तब चौंक जाते हैं जब कोई हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, बता दिया। आपके पिता का नाम क्या है, बता दिया। आपके पति का नाम क्या है, बता दिया। आपके सब कुंडली पूरी बता दी। लेकिन तब हमें चौकन्ना होना पड़ता है जब कहीं भी जाओ तो आपको बाध्यता के रूप में कहा जाता है कि आप अपने पति का नाम भी लिखो या फिर पिता का नाम लिखो। ठीक है, वहां तक भी। और आपका सरनेम भी जरूरी है। फिर अगला सवाल आता है कि आपका शादी के पहले क्या नाम था और शादी के बाद। तो शादी के बाद आपने नाम नहीं बदला? नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? तो शादी के बाद सरनेम नहीं बदला? नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? ये अक्सर सवाल होता है। हम महिलाओं को इन सवालों का सामना करना पड़ता है। पुरुषों को क्यों नहीं करना पड़ता? पुरुष जवाब दे। तो आज हमारे लगता है कमेंट बॉक्स सखाओं से भरेंगे और हमारे सखा जवाब देंगे इसका। पता नहीं जवाब देंगे या फिर डर के मारे जवाब भी नहीं देंगे, खामोश बैठ जाएंगे। तो ठीक है, सखियां सखा हमारे इनबॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि क्या कारण है। तो असल में तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पुरुष सत्ता समाज रहा है। लेकिन अब जब महिलाएं बाकायदा बराबरी से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि आगे चल रही हैं। अब शिक्षा व्यवस्था हो या और कोई क्षेत्र हो जहां महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों से भी आगे, तो फिर अभी भी उन सवालों से जूझने की क्या जरूरत है? तो उन सवालों से भी आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना? या फिर अगर कोई महिला, यानी जो अभी युवतियां हैं, वो चाहती हैं कि हम अपने मायके का नाम ही लगाए, तो उसमें भी उन्हें इजाजत आराम से मिल जाना चाहिए या उनके लिए सहमति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है नारी की पहचान बने उसका अपना नाम। बिल्कुल, और अपने नाम से पहचानी जाए, ये हमारा मुद्दा है। लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोताओं के क्या विचार है इस मामले में। खास तौर से इस मुद्दे का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम बालारामपुरम साड़ी केरल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और शब्द हमारा, विचार आप सभी के, मतलब हमारे श्रोताओं के। ईर्ष्या शब्द ऐसा है जिससे कोई वंचित नहीं रह पाता है। लेकिन ईर्ष्या अगर सहज होती है, सकारात्मक होती है, मान लीजिए कोई बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और देखकर लगता है कि हम भी इसी तरह आगे बढ़ें, तो ये एक ठीक ईर्ष्या है। लेकिन ईर्ष्या में जब जलन कुढ़न आ जाती है, आपकी मानसिक अस्वस्थता आ जाती है, वहां पर ईर्ष्या दुखद हो जाती है, तकलीफदेह हो जाती है। यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तो मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी, अरे काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी। तो ये ईर्ष्या चल जाती है कि चलो हम भी ले सकते हैं। ममता जी खुद ही कहें कि सोनाली पहन लेना किसी दिन। और ये कहें कि आप जो लड्डू खा रही हैं बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। तो ये सब ऐसी तारीफ जो होती है एक सहज ईर्ष्या होती कहलाती है। लेकिन जब ईर्ष्या रूप ऐसा ले ले, विकराल रूप ले ले और आपके पीछे मतलब बुरा रूप ले ले, तो फिर ठीक नहीं होता। तो इसमें हमारे श्रोता बताएं कि उनके अपने क्या अनुभव हैं। क्या कभी ऐसे लोगों से सामना पड़ा कि जो ईर्ष्या के कारण जिनसे आपके रिश्ते खराब हो गए हों, या फिर ईर्ष्या के कारण आपका कोई नुकसान पहुंचा हो, आपके करियर में बाधा पहुंची हो ईर्ष्या?
तो बताएं। हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारी सखियों ने इस विषय पर लिखा है, पर हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे साथी लिखते हैं पर अपने बारे में नहीं लिखते हैं, दूसरों के बारे में। उनके क्या विचार है या उनके क्या उदाहरण है, उन्हें कैसे जूझना पड़ा इस शब्द से या इस बात से। अपने बारे में लिखे तो ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और व्यंजन, रक्षाबंधन के विशेष व्यंजन, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर कच्चे नारियल के व्यंजन बनते हैं, जिसे नारियली भात कहते हैं या फिर नारियल की बर्फी कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन सी, आपके घर में कौन से व्यंजन बनते हैं और उसकी विधि लिखकर भेजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के मिठाइयों के नाम लिखकर भेज दिए हैं, पर उसके विधि लिखे ना तो हम भी लोगों को पढ़ के सुनाए तो उनके घर में भी वो मिठाई हो सकता है इसी रक्षाबंधन पर जो 28 तारीख को है तो उस रक्षाबंधन पर वही मिठाई बन जाए जो हमारे श्रोता लिख भेजें। और ओणम का पर्व और ईदे मिलाद, तो ईदे मिलाद के बारे में हम बात करेंगे, ओणम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं ये। ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे। और सोनाली, आज ईद ए मिलाद है और
इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन के साथ साथ इनके स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है। और ईद ए मिलाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम, दया और इंसानियत का है और पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सत्य, सदाचार, करुणा और जरूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी थी और यही अपने व्यवहार में लाने का संदेश था कि विनम्रता और मानवता को स्थान देने की प्रेरणा ये दिन देता है। बिल्कुल। इस दिन कई स्थानों पर धार्मिक सभाएं होती हैं, जुलूस और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। और आज एक और खास दिन है, आज ओणम है और ओणम केरल का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक ये दिन माना जाता है। बिल्कुल। ओणम के अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है जो हर त्योहार पर की जाती है और आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजाया जाता है और पुक्कलम सजाया जाता है। यानी उसे जो फूलों की रंगोली होती है उसे पुक्कलम कहते हैं। और पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर उठता है। और ऐसा कहा जाता है कि ओणम का संबंध राजा महाबली से जुड़ी पौराणिक कथा से है। मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। माना जाता है कि ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग उनका स्वागत बड़े प्रेम और उत्साह से करते हैं। ओणम हमें केवल उत्सव मनाना ही नहीं सिखाता बल्कि प्रेम सिखाता है, समानता की भाव, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है। ओणम फूलों की तरह अलग अलग रंगों और विविधताओं से भरा ये पर्व हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओणम केरल की संस्कृति, परंपरा और खुशहाल जीवन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है। और ये पर्व का आकर्षक हिस्सा ओणम सद्या है ममता जी। वो जो थाली होती है ना, केले के पत्ते पर सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, अनेक पारंपरिक व्यंजन, उसमें परिवार और समाज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओणम के उत्सव को और भी जीवंत बनाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केले के पत्ते की बात से याद आई कि अभी यहाँ मुंबई में या कई शहरों में ऐसे कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर केले के पत्ते पर खाना मिलता है, तो कितना स्वाद बढ़ जाता है। बहुत स्वाद बढ़ जाता है, यानी वो देख के ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो तो खाना हमें अच्छा ही लगता है। बिल्कुल। और जब गाने सुनते हैं तब भी प्रसन्नता भर जाती है। सुनते हैं ये गाना चोरी चोरी फिल्म का। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। सोनाली जी, वैसे महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है तो बताना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहूँ या वो कहूँ, इसकी ये खासियत है तो उसकी वो खासियत है। यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलानी जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास, तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है और भरना भी नहीं चाहिए। साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भरा किसी नहीं अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है, और हम इसीलिए साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे, जो ओणम का त्योहार है, तो क्यों ना हम केरल की बात करें। तो बताइए क्या खासियत है? साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है। और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है। यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है। और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है। और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है इस जीआई टैग के रूप में, इस प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है और उन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। और इसके अलावा बालारामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर के महाराजा बालाराम वर्मा के समय से जोड़ा जाता है और राज परिवार के लिए महीन वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र से कुशल बुनकर परिवारों को यहाँ लाया गया था और धीरे धीरे यही कला बालारामपुरम की सांस्कृतिक पहचान बन गई। और ये जो साड़ियां है ना ममता जी, बालारामपुरम साड़ी विशेष रूप से ओणम, विवाह, मंदिर दर्शन और अन्य शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। इसकी सादगी और सुनहरी किनारी के कारण पारंपरिक होने के साथ साथ बेहद सुरुचिपूर्ण दिखाई देती है। और बालारामपुरम साड़ी में केरल की धरती की सादगी भी होती है। सुनहरी कसावों में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि भी झलकती है, तो इसलिए ये साड़ी बेहद खास होती है और केरल के लोग तो इसे बहुत पसंद करते हैं। और है ना वो ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी है, फिर गोल्डन कलर के गहने हैं और उसके बाद में लंबी सी चोटी, उसमें गजरा लगा के वो सफेद कलर का तिलक लगा के जो महिलाएं दिखती है इतनी सुंदर लगती है। और फिर अगर सामने केले के पत्ते पे व्यंजन हो और उसे बैठ के खाया जाए तो कितना सुंदर वो, क्या बात है, वो आभा अलग ही होती है और एक गरिमामान व्यक्त तो लगता है देखकर। अब एक गाना सुनवाते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं।
ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्ष्या शब्द, हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्ष्या मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं, सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्ष्या नहीं होगी तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात बहुत सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है। बिल्कुल इस तरह की ईर्ष्या न करें। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें? जवाब दीजिए। तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ईर्ष्या करने वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए तो और मुसीबत में हमारे हाथ जल जाएंगे। और एक हमारी और सखी लिख रही है कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नितुल्य है। जैसे आपने पढ़ी तो नहीं टिप्पणी? जी। तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देखकर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं। और जब हम दुखी रहेंगे ना तो हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देखकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे देखो कितनी अच्छी दोस्ती है, हमारे पास नहीं है। कि किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है, लोग परिभाषा ही नहीं है। जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना। ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। एक साथी कहते हैं ममता जी कि बहुत से लोगों की ये फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये ईर्ष्या नहीं, जलन होती है। तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं, बहनें हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के। लेकिन एक ब्रेक के बाद विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और बात चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ईर्ष्या की कि किस बात पर। अच्छा सोनाली जी बताइए, आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है?
पता नहीं, मुझे तो ऐसे ईर्ष्या होती नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है ममता जी, अगर कोई आगे जाता है और अपना अच्छा कोई खास तौर से अगर आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, कई बार बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो सहेलियां होती थी उन्हें देखकर लगता था कि काश ये गुण हमारे पास भी होता। लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी, पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने मार्क्स पा जाएं तो अच्छा। या फिर कोई हमारी सहेली टीचर की कोई फेवरेट हुआ करती थी, तब लगता था अरे ये हमारी टीचर इन्हीं का नाम लेती है और हमारा नहीं लेती है। ये एक सहज ईर्ष्या होती है। बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है, लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है। आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए, क्या लिखा? एक साथी कहती है, मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके। ईर्ष्या, भाई ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में इनकी गणना अवश्य है और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है। इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है। भाई तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी सखी है कि भाई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बूढ़ो अगर उसे आंगन में, क्या समझ में नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहेजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी ना हो। भाई ये तो गजब की ईर्ष्या। अच्छा, इसी बहाने साफ सफाई हो जाएगी। एक सखी है जो लिख रही है कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में, भाई भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है, और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं। ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है। क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है? क्या उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? भाई देखिए, ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात, अपने विचार साझा करते हैं आपसे। तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतने ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हम मेहनत करने लग गए तो फिर वो सकारात्मक हो गई। और अगर हम सिर्फ जलते कुड़ते रहे तो वो नकारात्मक ही हो गई। घर में बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने, बिल्कुल, तो वो नकारात्मक हो जाती है। तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई। और कई व्यंजन भी नहीं लिखे। हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे। हाँ, कि आपके घर में कौन सी मिठाई बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि महिलाओं में ज्यादा होती है। महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है। और बहुत सारी फिल्में भी इस पर बनी है, इस विषय पर बनी है कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं। ये कहने की बात है, दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं। ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, छोटे या बड़ी मात्रा में सब में होता है। फिलहाल सुनते हैं गाना। साथिया साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया मैंने माना कि
जब से जी लगाया तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए जीता था ख्याल तो काहे जी लगाया मुझे जी में बसाया ये जी बोलिए हो अब काहे पछताना के जी ना लगे साथिया मैंने माना कि जी ना लगे साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे जाने की तो मालूमा मर्जी नहीं मेरी डर लगता है मेरी जग वालों से ओए छड्डो भी न सोनियो जग से डरते हो जग खुद डरता है दिल वालों से ओ छोड़ो ये बहाना के जी ना लगे साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे मौसम है सुहाना के जी ना लगे साथिया नहीं जाना के जी ना लगे साथिया नहीं जाना के जी ना लगे कहाँ खो गई सोनाली जी? एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है। और कर्मों का और एक नसीब के साथ साथ सखी ने भी ये भी लिखा है ममता जी कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है पर ईर्ष्या नहीं होती। ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है, पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है। ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम खुद उनके नाम से पहचाना जाए, उन्हें अपना सम्मान खुद मिले, चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी, बहू, माँ, जैसे अनेक रिश्ते वे निभाती हैं। इन रिश्तों से उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है, लेकिन इन रिश्तों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाती है। एक महिला की पहचान केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहू के रूप में नहीं, बल्कि उसके अपने नाम और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हमारे समाज में अक्सर विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के नाम से होने लगती है। कई बार उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभाएं भी परिवार के रिश्तों के पीछे छिप जाती है, जबकि उन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं 2 कदम आगे भी होती हैं अपने पति से, तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए, वो अपने सभी रिश्तों को
बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है। सही कह रहे हैं। और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं, लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है। अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने पति के साथ, मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है। जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है, तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े। और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी सम्मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है। आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में। तो उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा।
ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहाँ कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है, न कि नाम। जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहाँ हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा, लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है, न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने के प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं जी, है ना। तो ये हम लोगों की ये आप अपनी सोच की बात है जी। कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं। एक हमारी साथी ने लिखा है, ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं। नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है। किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं, लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभालने वाली महिला भी अपनी कला, पाक कला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपनी अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उनके सपनों, विचारों और मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। जब नारी शिक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाती है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अपने घर में करते हैं, लेकिन दूसरों के घर में करते हैं, दूसरों के लिए, लेकिन अपने घर में जब बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ठीक है, जैसी परंपरा जो चल रहा है वो अच्छा है जी। एक सखी ने लिखा है, ममता जी, कि नारी की पहचान बने उसका अपना नाम। ये विषय रोजमर्रा के विषय से अलग लगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। अक्सर नारी को या तो पति के नाम से, पिता के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नारी की पहचान उसका अपना नाम होना चाहिए, इसका अपना एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं। एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति, पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन सहन के तरीकों से होना बिल्कुल चाहिए। सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं। जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गाना था और बात चल रही थी गाने से पहले नारियों की पहचान की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचानी भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं। और अब इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए। बिल्कुल। वो तो काजू कतली बनाने की सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप साबुत या टुकड़े में, चीनी 1 कप, पानी आधा कप, देसी घी आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल आधा छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाएं। काजू को मिक्सी के जार में डालें। मिक्सी को लगातार ना चलाएं, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि काजू तेल ना छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले। जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीसकर छान ले। चाशनी तैयार कर एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डाले। मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दे और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दे। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी ने एक तार बनाना है, उसे चेक करें। अब मिश्रण पकाए। गैस की आंच धीमी करें। छना हुआ काजू पाउडर और धीरे धीरे चाशनी में डालते जाए। इसे लगातार चलाते रहें ताकि गांठें ना पड़े। मिश्रण को तब तक पकाए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें थोड़ा सा घी और इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दे। अब इसको गूंथना है। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दे ताकि आप इसे छू सके। इसे बटर पेपर या चिकनी प्लास्टिक शीट पर रखें और हल्की हाथों से तब तक मसले जब तक चिकना और आटे जैसा ना डो जैसा ना हो जाए। बेलन में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अपनी पसंद की मोटाई में बेल ले। शीट को पूरी तरह से ठंडा होने दे। उसके बाद चाकू की मदद से डायमंड शेप में काजू कतली काट ले और खिलाए। क्या बात है। तो भाई ये मिठास घुली रहे और इसी मिठास को घोलते हुए हम एक हमारे पास टिप्पणी आई है हमारे आकाशवाणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है। तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं? आप सुनवा दे। सुनवाते हैं। तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों पे साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें
छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ये आनंद फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, गुलजार के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए कि हम अब कुछ बोले बतियाए नहीं, घड़ी यही कह रही है, ना ही हम गाना सुनवा सकते हैं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।